सुप्रभात प्रिय छात्रों। बेटा आज हम वर्ण के बारे में पढ़ेंगे। वर्ण यानी कि अक्षर। ठीक है, तो चैप्टर शुरू करें। तो सबसे पहले वर्ण की परिभाषा। वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। तो पहले वर्ण क्या होते हैं? वर्ण यानी अक्षर होते हैं, जैसे अ, आ, क, स, च, म, प, ये सारे वर्ण होते हैं। अब इन वर्णों को हम सीक्वेंस में अरेंज करते हैं, है ना। एकदम व्यवस्थित रूप से जब अरेंज होते हैं उसे हम वर्णमाला कहते हैं। यानी कि अ के बाद आ आता है, आ के बाद छोटी ई के बाद बड़ी ई ही आता है ना। कि अ के बाद स के बाद च के बाद म तो नहीं आता, है ना। तो इसी व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्णों को दो भागों में विभाजित किया गया है। एक होता है स्वर और दूसरा व्यंजन। तो सबसे पहले हम स्वर को पढ़ेंगे। जिनके उच्चारण में हवा बिना किसी रुकावट के मुंह से बाहर आती है वे स्वर कहलाते हैं। यानी कि जिनको हम किसी की सहायता लेने की जरूरत नहीं पड़ती, हम ऐसे ही बोल लेते हैं। और अगर मुंह के आगे अगर हम हाथ रखें तो जब हम इन वर्णों को उच्चारण करेंगे, बोलेंगे इन स्वरों को, तो मुंह से कोई भी आवाज, कोई भी हवा नहीं आती, है ना। जैसे अ, आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ और अ, ये सारे होते हैं स्वर। अ जो है वो अंग्रेजी का है, लेकिन अब इसे हिंदी में भी इसे अपना लिया गया है। जैसे बॉल, ब के ऊपर चंद्रमा लग के बॉल, कॉफी, हॉल, तो ये सारे जो है अ के एग्जाम्पल है। तो ये भी हमारे हिंदी वर्णमाला में स्वर के अंतर्गत आता है। तो ये सारे हो गए स्वर। अब स्वरों को भी वापस दो भागों में डिवाइड किया है। स्वर के दो भेद होते हैं। एक होता है ह्रस्व स्वर, दूसरा दीर्घ स्वर। ह्रस्व स्वर का मतलब होता है इनके उच्चारण में कम समय लगता है, यानी कि जो छोटे होते हैं। ह्रस्व का मतलब होता है छोटा, जैसे अ, छोटी ई, छोटा उ और री, ये सारे ह्रस्व स्वर होते हैं। दीर्घ का मतलब होता है बड़ा, यानी कि जिनके उच्चारण में ह्रस्व स्वरों से दुगुना समय लगता है, थोड़ा सा ज्यादा समय लगता है। जैसे एक हम अ बोलेंगे और एक बोलेंगे आ, तो आ में ज्यादा समय लगेगा। तो दीर्घ स्वर आ, बड़ी ई, बड़ा उ, ए, ऐ, ओ और औ होते हैं। फिर आता है अनुनासिक। अनुनासिक का मतलब होता है जैसे चंद्र बिंदु, जैसे हंसी, चांद, इनके ऊपर चंद्र बिंदु है, इसको हम हिंदी में अनुनासिक बोलते हैं। फिर आता है अनुस्वार। अनुस्वार यानी बिंदी, जो वर्णों के ऊपर जो बिंदी लगती है, जैसे बंदर, मंदिर, सुंदर आदि, तो इनके ऊपर जो बिंदी लगती है उसे हम अनुस्वार कहते हैं। और विसर्ग, जो शब्द के पीछे दो डॉट लगते हैं, उसे हम अनुस्वार विसर्ग कहते हैं। अंग यानी अनुस्वार और विसर्ग को अयोगवाह भी कहा जाता है। तो इन दोनों को, जो अंग है और अह है, जो विसर्ग वाले हैं, जैसे प्रातः, पुनः, इन दोनों को हम अयोगवाह के नाम से भी जानते हैं। अब स्वरों की जो मात्रा होती है उनका प्रयोग कैसे होता है? जैसे क में जब हम अ डालेंगे तो क पूरा बनता है, क्योंकि व्यंजन जितने भी होते हैं वो सारे आधे होते हैं। तो क के अंदर अ जाएगा तो क बनेगा। क में जब आ मिलेगा तो का बनेगा। क में छोटी ई मिलेगी तो की बनेगी। क में बड़ी ई मिलेगी तो की बनेगी। क में जब छोटा ऊ मिल जाएगा तो कु बनेगा। क में बड़ा ऊ मिलेगा तो कु बनेगा। क में री मिलेगा तो क्री बनेगा। क में ए मिलेगा तो के। क में ऐ मिलेगा तो कई। क में ओ मिलेगा तो को, और क में औ मिलेगा तो कौ बनता है। इसी तरीके से क में अंग मिलेगा तो कंग बनता है। क में चंद्र बिंदु बनेगा तो कंग बनेगा। क में जब विसर्ग लग जाएगा तो कह बनेगा। ठीक है, तो ये सारे हमारे जितने भी व्यंजन होते हैं उनमें स्वरों को कैसे मिलाए जाते हैं वो है। अगला है हमारा व्यंजन। जो वर्ण स्वर की सहायता से बोले जाते हैं उन्हें हम व्यंजन कहते हैं। और जब हम व्यंजनों का उच्चारण करते हैं तो हमारे मुंह से कहीं ना कहीं से हवा या जो वर्ण है वो कहीं ना कहीं टकरा कर बाहर निकलते हैं, उन्हीं को हम व्यंजन कहते हैं। तो व्यंजन जो होते हैं वो सारे आधे होते हैं, जैसे क, ख, ग, घ, ङ,
च छ ज झ ञ, ट ठ ड ढ ण, त थ द ध न, प फ ब भ म, य र ल व, श श स ह, क्षत्रज्ञ श्र। तो ये सारे हमारे व्यंजन होते हैं। अब ये जो व्यंजन होते हैं वो सारे आधे होते हैं। जब इनमें स्वर मिलेंगे तभी हम व्यंजनों का उच्चारण कर पाएंगे। ठीक है। अब संयुक्त व्यंजन क्या होते हैं? तो हिंदी वर्णमाला में क्ष, त्र, ज्ञ और श्र ये सारे संयुक्त व्यंजन हैं। अब संयुक्त व्यंजन बनते कैसे हैं? तो सबसे पहले क्ष यानी क्षमा, जो क्ष यूज होता है वो क और श को हम मिलाएंगे तब क्ष बनता है। फॉर एग्जाम्पल क्षमा, पक्ष, इसमें हम क्ष का यूज करते हैं। फिर आता है ज्ञ, ज्ञ से ज्ञानी, तो ज्ञ कैसे बनेगा? ज और न्य मिलकर ज्ञ बनता है, जैसे ज्ञान, प्रतिज्ञा। फिर आता है त्र, त और र मिलकर त्र बनता है, और श्र, श और र मिलकर श्र बनता है। नेक्स्ट है हमारा जब दो अलग अलग व्यंजन एक साथ आते हैं, व्यंजन उसमें भी थे और इसमें भी व्यंजन है, संयुक्त व्यंजन उसमें भी थे, लेकिन अलग अलग व्यंजन जब आते हैं तो भी संयुक्त व्यंजन ही बनते हैं। जैसे पहला व्यंजन अरहित होता है और दूसरे में अ मिला हुआ होता है, जैसे द और ध मिलकर ध बनता है, जैसे बुद्धि, शुद्ध, इसमें द और ध दोनों व्यंजन है तो ये संयुक्त व्यंजन। त और य त्य बनेगा, जैसे त्याग, सत्य। क और त मिलकर त बनता है, जैसे शक्ति, रक्त, और स और थ मिलकर स्थ बनता है, जैसे स्थान और स्थल। फिर आता है द्वित्व व्यंजन, जब दो समान व्यंजन मिलते हैं। अभी तक हमने अलग अलग व्यंजन पढ़े थे, अब इसमें व्यंजन तो है लेकिन एक जैसे व्यंजन होते हैं, उसे हम द्वित्व व्यंजन कहते हैं। जैसे दो ग मिल गए, दोनों एक जैसे व्यंजन है, तो जैसे उदाहरण है दिग्गज, चुग्गा, तो ये द्वित्व व्यंजन के उदाहरण है। रस्सी, लस्सी, इसमें दो स साथ में आ रहे हैं तो ये एक द्वित्व व्यंजन हो गया। गोरिल्ला, हल्ला, इसमें दो ल साथ में आ रहे हैं। कद्दू, गद्दा, इसमें दो द साथ में आ रहे हैं, पहला आधा और दूसरा पूरा द। ठीक है। तो संयुक्त व्यंजन में अलग अलग व्यंजन होते हैं और द्वित्व व्यंजन में एक जैसे व्यंजन होते हैं। अब पढ़ेंगे हम र के 4 रूप कौन से होते हैं। तो स्वर सहित र अपने स्वतंत्र रूप में लिखा जाता है। जैसे हम र को यूज करते हैं कमर में, रटना, भारत, इसमें र सिंपल र जो होता है, एकदम से सीधा सा जो र है वो होता है। दूसरा, जब र दूसरे वर्ण में जुड़ता है तो र उसकी शिरोरेखा के ऊपर चला जाता है। जैसे र और य दोनों व्यंजन है, जब साथ में आ जाएगा, र जब आधा होगा तो ये आधा र कभी भी बीच में नहीं लिखा जाता, तो र ऊपर चला जाएगा, जैसे सूर्य, कार्य, निर्मल, कर्म। नेक्स्ट है तीसरा रूप, जब स्वर रहित अन्य वर्ण र में जुड़ जाता है। जब पहले व्यंजन आएगा और फिर र आएगा तब वो र नीचे आ जाएगा, जैसे ब्रह्म में। ठीक है। तो इस तरीके से अगर र पहले आता है और बाद में कोई व्यंजन आता है तो र ऊपर चला जाएगा। चौथा जो र का रूप है वो ट और ड में कैसे र जुड़ता है? जब ट और र में जुड़ेगा तो ट्र और ड्र बनाएगा। ट्र से जैसे एग्जाम्पल राष्ट्र, तो राष्ट्र में ट और र मिले हुए, ड्रम ड और र मिले हुए हैं। अगला हम पढ़ेंगे वर्ण विच्छेद। शब्द में शामिल सभी वर्णों को क्रम से अलग अलग लिखना वर्ण विच्छेद कहलाता है, यानी कि वर्णों को अलग अलग लिखना। जैसे किताब, किताब को कैसे अलग लिखेंगे? क में ई मिला हुआ है तो क हलंत यानी आधा व्यंजन, ई, त प्लस आ, ब प्लस अ, तो इस तरीके से वर्ण विच्छेद होता है। एंड लास्ट टॉपिक है हमारा शब्दों को शुद्ध लिखना, यानी कि हम कई बार लिखते समय कुछ गलतियां कर बैठते हैं, है ना, तो उन गलतियों का कैसे शुद्ध होगा? जब हम उसको बार बार लिखेंगे तभी हमारे शब्द शुद्ध होंगे। जैसे विद्यार्थी, जैसे इसमें लिखा हुआ विद्यार्थी, और शुद्ध कैसे होता है? विद्यार्थी। परीक्षा में री छोटा लिखते हैं हम अक्सर, जबकि होता है परीक्षा में री बड़ा होता है।
ऋतु, ऋतु में हम र को यूज करते हुए ऋतु लिखते हैं, जबकि सीधा जो सही ऋतु होता है वो ऋषि वाला यूज होता है। दवाइयां में ई हम बड़ी लिखते हैं अक्सर, जबकि दवाइयां में ई छोटा होता है। कृपा, कृपा में र नीचे आया हुआ है, जबकि क में री की मात्रा मिली हुई होती है ऋषि वाली, तो कृपा ऐसे लिखते हैं। ज्ञात, ग आधा और या नहीं होता, ये ज्ञानी वाला यूज होगा और ज्ञात लिखा जाता है। कवि में ई बड़ा नहीं होता, कवि में ई छोटा होता है। ठीक है, तो बेटा इस तरीके से हमारा ये जो टॉपिक है वर्ण विच्छेद ये समाप्त होता है। तो स्वर हमने पढ़े, स्वरों के भेद पढ़े, व्यंजन पढ़े, व्यंजनों के भेद पढ़े, संयुक्त व्यंजन, द्वित्व व्यंजन, वर्ण विच्छेद और शब्दों का शुद्ध लेखन। इसके अलावा र के भी हमने 4 रूप पढ़े। आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। धन्यवाद।